हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। बच्चों, आज हम जो यूनिट 1 हमारी उसका लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इसके 3 मेथड हैं, तीनों मेथड को हम डिटेल में पढ़ेंगे और विद न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर को हम। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम सारे मेथड्स देखते हैं। तो आज वाली वीडियो में हम हमारा पहला मेथड देखेंगे, वैल्यू एडिड मेथड। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं हम कि नेशनल इनकम हम जब मेजर करते हैं तो इसको मेजर करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, बट ये जरूरी है क्योंकि अगर आपको एक कंट्री की इकोनॉमी को मेजर करना है तो हमें नेशनल इनकम को मेजर करेंगे। नेशनल इनकम ही हमारी कंट्री की परफॉर्मेंस को, कंट्री की जो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस है उसको मेजर कर सकती है। तो इसलिए हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। अब नेशनल इनकम के ये जो 3 मेथड्स हैं, ये 3 मेथड्स ही क्यों हैं ऐसे कि हम इन्हीं को क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, फर्स्ट लेक्चर में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पढ़ा। वहां जब हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखा था तो उसके अंदर क्या पढ़ा था हमने कि 3 फेज हमने पढ़े थे कि पहले प्रोडक्शन होगी, उसके बाद जब इनकम जो जनरेट हुई है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, और उसके बाद वही इनकम को हाउस होल्ड क्या करेंगे, कंज्यूम कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर उससे दोबारा इनकम जनरेट होगी, तो इसीलिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम था। तो वही, क्योंकि इनकम का जो फ्लो है वो सर्कुलर है। अब वहां जो 3 फेज थे, सिमिलरली नेशनल इनकम को हम 3 मेथड से मेजर करते हैं। एक पहला हमारा मेथड है बेटा वैल्यू एडिड मेथड, जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो जितनी प्रोडक्शन हुई कंट्री में, जितनी प्रोडक्शन हुई है टोटल प्रोडक्शन, उसको हम काउंट कर लेंगे तो हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। दूसरा आपका मेथड है इनकम मेथड। यहाँ पे हम सारी फैक्टर इनकम्स को मिला देंगे, सम कर देंगे उनका, तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी। तीसरा, जो इनकम फैक्टर इनकम्स की फॉर्म में आई थी उसी को खर्च कर रहे हैं लोग, हाउस होल्ड्स, तो उसको क्या करेंगे हम, जो एक्सपेंडिचर है, तो पूरे देश का जो एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर, उसको जोड़ देंगे तो हमारे पास उससे नेशनल इनकम आ जाएगी। तो तीनों ही मेथड से आंसर आपका सेम ही आए, तो तीनों ही मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये बताया गया है कि जो नेशनल इनकम है उसको हम मेजर करने के लिए 3 मेथड यूज करते हैं। एक आपका है वैल्यू एडिड मेथड, एक है आपका इनकम मेथड, एक है आपका एक्सपेंडिचर। अब तीनों ही मेथड से हम नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं और सेम वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम ही आए। उसके बाद देखिए, अब आपका सबसे पहले हम करते हैं कि वैल्यू एडिड मेथड है क्या। तो अब प्रोडक्शन तो हो गई हमारी, पूरी कंट्री के अंदर जितनी प्रोडक्शन हुई उसको हमें मेजर करना है। बट हमने जब फर्स्ट चैप्टर किया था उसके अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखा था, तो आपको एक चीज याद होगी कि हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा भी है हमने कि जो आपके फाइनल गुड्स हैं और इंटरमीडिएट गुड्स हैं, हम जब भी नेशनल इनकम को काउंट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जब भी कोई फर्म आगे प्रोडक्शन करती है तो उसके लिए वो सबसे पहले वो क्या लेती है, रॉ मटेरियल्स को परचेज करती है। तो जो उसने रॉ मटेरियल्स लिए हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं। ठीक है, अब इंटरमीडिएट गुड्स में ही कुछ वो वैल्यू एडिशन करेंगे और उसको एक फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर उसी को सेल करेंगे। तो यहाँ पे हमें हर प्रोडक्शन यूनिट का वैल्यू एडिशन ही निकालना है, कितना वैल्यू एडिशन उस एंटरप्राइज ने, उस फॉर्म ने किया है। तो हर प्रोडक्शन यूनिट का जब हम वैल्यू एडिशन निकाल देंगे तो लास्ट में उन्हीं को हम सम कर देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, हमें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए इसके अंदर हम ये काम कैसे करें। तो इसके लिए एक स्लाइड लेके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब हमारे पास बहुत सारी कंट्री में बहुत सारी प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं, हर प्रोडक्शन यूनिट अपनी प्रोडक्शन करती है। तो यहाँ पे हमने 2 चीजें पढ़ी थी, एक पहले हमने पढ़ा था फाइनल गुड्स के बारे में, है ना, और एक हमने पढ़ा था इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। अब इंटरमीडिएट गुड्स को हमें नेशनल इनकम को जब हम काउंट करते हैं तब हम इंटरमीडिएट गुड्स को कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे, सिर्फ फाइनल गुड्स को ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि इससे अगर हमने इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड किया तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, जिसे हमें अवॉइड करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए एक
फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया, अब वो वीट किसने प्रोड्यूस किया? फार्मर ने। फार्मर के लिए तो ये क्या है? फाइनल प्रोडक्ट ही है जिसको वो सेल करेगा। बट इसने मान लीजिए फर्म ए को सेल कर दिया, कितने रुपए में कर दिया? 500 रुपीज में। अब फार्मर के लिए तो ये वीट क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है। बट फर्म के लिए क्या है? ये फर्म के लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड। अब फर्म इसका क्या बनाएगी? सपोज कीजिए इससे फर्म क्या करेगी? फ्लर इससे तैयार करेगी, तो जिसकी कीमत कितनी होगी उसकी? उसने सपोज कीजिए 700 रुपए में जो है कंज्यूमर को बेचा। तो अब जो इसने जो फ्लर बनाया है, तो यहाँ पर कितना वैल्यू एडिशन किया फर्म ने? 200 रुपीज का वैल्यू एडिशन किया। हमें ये वैल्यू एडिशन ही निकालना है, हर फर्म का, इंडिविजुअल फर्म का कितना वैल्यू एडिशन उसने किया है वो निकालेंगे और लास्ट में उसको हम सम कर देंगे, जिससे हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अब देखिए जैसे इसमें एग्जांपल लिया है कि एक बेकर है, उसको फ्लर चाहिए ब्रेड को प्रोड्यूस, उसको ब्रेड बनाना है तो उसको क्या चाहिए? उसको आटा चाहिए। अब आटा कहाँ से मिलेगा उसको? फार्मर से। क्या है? अब जो मिलर है, मिलर ने फार्मर से क्या लिया? उसने गेहूं लिया, उसको उसने आटा बनाया, और आटा बनाने के बाद अब जो बेकर है उसने उसको सेल कर दिया मिलर ने। अब बेकर ने क्या बनाया? ब्रेड बनाया। ब्रेड कंज्यूमर यानी कि हाउस होल्ड के पास जाएगा कंज्यूम होने के लिए। तो यानी कि देखिए यहाँ क्या क्या चीजें यूज हुई। यहाँ पे पहले सबसे पहले फार्मर था, ठीक है, फार्मर से मिलर के पास आया गेहूं, ठीक है, उसने आटा बनाया, उसके बाद वो किसके पास चला गया? बेकर के पास। अब बेकर से वो किसके पास जाएगा? वो कंज्यूमर के पास जाएगा। तो अब फार्मर ने जो व्हीट प्रोड्यूस किया था वो मिलर के लिए इंटरमीडिएट गुड है। अब बेकर ने जो ब्रेड प्रोड्यूस किया है, बट इसको क्या मिला था? इसको तो फ्लर मिला था, आटा मिला था, वो इसके लिए क्या? इंटरमीडिएट गुड है। अब कंज्यूमर को मिला है फाइनल प्रोडक्ट यानी कि ब्रेड। तो या तो आप किसको इंक्लूड करो? जो उसकी टोटल आपका फाइनल गुड है, सिर्फ जो ब्रेड है उसकी जो भी वैल्यू है वो इंक्लूड कर लीजिए नेशनल इनकम में। या फिर हम जितने भी ये जो फर्म्स हैं बीच में, इन्होंने जितना भी नेट वैल्यू एडिशन किया है उसको हम टोटल कर देंगे, उससे हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। देखिए इसको हम थोड़ा एक एग्जांपल से समझेंगे। आपको एक बात याद रखनी है कि सपोज कीजिए ये आपकी एक फर्म है, ठीक है, फर्म 1, ये आपकी दूसरी फर्म है फर्म 2, ये आपकी थर्ड फर्म है फर्म 3। अब फर्म 1 ने मान लीजिए जो भी नेट वैल्यू एडिशन किया है, सपोज कीजिए इन्होंने 200 रुपीज का नेट वैल्यू एडिशन किया है। फर्म 2 ने सपोज कीजिए 400 रुपीज का नेट वैल्यू एडिशन किया है अपनी प्रोडक्शन के अंदर, और फर्म 3 ने 600 रुपीज का किया है। तो हमें क्या निकालना है? हमें तो टोटल प्रोडक्शन निकालनी। तो ये इस फर्म ने जो किया है ये होता है ग्रोस वैल्यू एडिशन। मतलब एक फर्म का, इंडिविजुअल फर्म का कितना वैल्यू एडिशन हुआ है टोटल, उसको हम बोलते हैं GVA, ग्रोस वैल्यू एडिशन। ये किसका है? ये सिर्फ फर्म 1 का है। इसी तरह से फर्म 2 भी अपना वैल्यू एडिशन करेगी तो उसका हम निकालेंगे ग्रोस वैल्यू एडिशन ऑफ फर्म 2। इसी तरह से फर्म 3 का भी ग्रोस वैल्यू एडिशन होगा तो वो हम निकालेंगे ग्रोस वैल्यू एडिशन ऑफ फर्म 3। अब हमें क्या करना है? हमें तो पूरी कंट्री की नेशनल इनकम को मेजर करना है। तो सपोज कीजिए ऐसे जितनी भी कंट्री में फर्म्स हैं, इंडिविजुअल फर्म्स हैं, उन सबके ही ग्रोस वैल्यू एडिशन को हम मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? GDP मिल जाएगा। तो यानी कि हमने क्या किया कि ये GVA फर्म 1 का है, फिर प्लस GVA फर्म 2 का है, प्लस GVA फर्म 3 का है। इससे हमें क्या मिला? GDP मिल जाएगा, टोटल GDP हमें एट द रेट मार्केट प्राइस। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो GDP है वो क्या है? सम है ग्रोस ऑफ सम ऑफ ग्रोस वैल्यू एडिशन। यानी कि जितनी भी ग्रोस वैल्यू एडिशन हुई है इंडिविजुअल फर्म्स की, उन सब का सम ही क्या है? GDP है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो देखिए इसमें बच्चों यही लिखा हुआ है कि जब भी आप नेट वैल्यू एडिशन करेंगे तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड में से जब हम वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड घटा देंगे तो हमारे पास नेट वैल्यू एडिशन आ जाएगा कि कितना फर्म ने वैल्यू एडिशन किया है। और ये जो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि GDP क्या होती है? ये समेशन ऑफ GVA
यानी जितनी भी फर्म्स हैं सबका ग्रोस वैल्यू एडिशन हम कर देंगे, सम कर देंगे उनका, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको एक चीज का याद रखना है यहाँ पर कि जितने भी चीजें हमने पढ़ी हैं अभी तक फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट्स के लिए, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है। देखिए, जब हम वैल्यू एडिशन निकालते हैं, क्या निकालते हैं बेटा, वैल्यू एड, वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो फाइनल गुड की आपकी वैल्यू यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम क्या घटाते हैं, यहाँ पर वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी इंटरमीडिएट जो कंजम्पशन है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम माइनस करते हैं। ठीक है, अब जो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, ये है क्या, जो भी फर्म रॉ मटेरियल्स परचेज करती है फर्दर प्रोडक्शन के लिए, वही तो इंटरमीडिएट गुड है। तो उसको आपको ये देखना है कि उसने जो ये रॉ मटेरियल्स लिया है, ये उसने फॉरेन से मंगवाया है या डोमेस्टिक में ही, डोमेस्टिक फर्म से ही परचेज किया। तो इसमें दो चीजें आती हैं। अगर आपको वहां पे लिखा हुआ मिलेगा कि जो उसने रॉ मटेरियल्स परचेज किया है, न्यूमेरिकल्स में अगर आपको लिखा हुआ मिले कि डोमेस्टिक फर्म से उसने परचेज किया, डोमेस्टिक वर्ड अगर आपको मिला लिखा हुआ मिले, तब आपको क्या इंक्लूड करना पड़ेगा उसके अंदर, हमें टोटल परचेज दिखाना है, हमें तो टोटल इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू चाहिए, तो हमें इंपोर्ट्स की वैल्यू को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो खाली आपको डोमेस्टिक वर्ड नहीं दिखे तो हमें इंपोर्ट इंक्लूड नहीं करना, इसका मतलब वो इंपोर्ट पहले से ही इंक्लूडेड है। लेकिन अगर उसमें लिखा हुआ है कि जो उसने फर्म ने रॉ मटेरियल परचेज किया है प्रोडक्शन के लिए, वो डोमेस्टिक फर्म से किया है, तब हम उसमें इंपोर्ट को भी ऐड करेंगे। ठीक है, इसी तरह से जब फाइनल गुड की हम बात करते हैं, तो फाइनल गुड जब सेल होता है, तो अगर फाइनल गुड के आगे डोमेस्टिक वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब उसमें पहले से एक्सपोर्ट क्या है, इंक्लूडेड है। लेकिन अगर उसमें डोमेस्टिक वर्ड लिखा हुआ है, तो हमें उसके अंदर एक्सपोर्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ न्यूमेरिकल में ये चेक करना है कि डोमेस्टिक वर्ड लिखा हुआ है। अगर डोमेस्टिक वर्ड लिखा हुआ है तो हम फाइनल यानी कि आउटपुट में यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एक्सपोर्ट, यानी डोमेस्टिक के साथ साथ आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट। और इसी तरह से जब हम इंटरमीडिएट गुड यानी रॉ मटेरियल्स का परचेज करती है फर्म, तो उसके अंदर हम इंपोर्ट को ऐड करेंगे। तो देखिए ये वाली जो स्लाइड है, ये यही इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड, इनको अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अगर डोमेस्टिक वर्ड है तब आप इनको इंक्लूड करेंगे। जैसे देखिए कुछ केस बताएं, दो केस आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है 1200 और इंपोर्ट कितना है 300। तो यहाँ देखिए टोटल इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू कितनी होगी, 1200 ही होगी। यहाँ इंपोर्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ डोमेस्टिक वर्ड नहीं है कहीं पे। इसका डोमेस्टिक वर्ड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर पहले से ही इंपोर्ट क्या है बेटा, इंक्लूडेड है। अब दूसरा केस क्या है, देखिए यहाँ पे रॉ मटेरियल को परचेज किया क्या है, किसके थ्रू, डोमेस्टिक फर्म के थ्रू। तो यहाँ डोमेस्टिक वर्ड आ गया, इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ इंपोर्ट दिए हुए आपको 100, तो इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू यहाँ क्या आएगी आपकी 500 प्लस 100 यानी कि 600। ठीक है, इसी तरह से जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे तो वहां पे भी डोमेस्टिक वर्ड देखेंगे, अगर डोमेस्टिक वर्ड है तो एक्सपोर्ट ऐड कर देंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए अब वैल्यू ऑफ आउटपुट हम निकालते हैं। देखिए अब बच्चों आपको इसमें एक बात को ध्यान रखना है कि जो ये अभी हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाली है, यानी कि ये जो चीज है वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। तो देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं सबसे पहले कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। अभी तो वैल्यू एडेड निकाल पाएंगे, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ये हमें निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका, इसके अंदर आपकी दो चीजें आएंगी, जितनी आपकी प्रोडक्शन हुई है, कुछ चीजें क्या है देखिए इसमें प्रोडक्शन हुई है तो आपने उसको सेल किया, यानी कि कितनी सेल हुई है आपकी, प्लस यहाँ पे अगर कोई आपका स्टॉक रह गया है, अनसोल्ड स्टॉक रह गया है, क्या रह गया है, अनसोल्ड स्टॉक, मतलब जो आपका स्टॉक अभी सेल नहीं हुआ वो आपका रह गया, तो वो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट में आएगा आपका। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेल्स प्लस अनसोल्ड स्टॉक को कैसे निकालोगे आप, कि आपका स्टॉक कितने पे क्लोज हुआ और कहां से शुरू हुआ, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको आप ये भी लिख सकते हैं चेंज इन स्टॉक।
देखिए फॉर्मूला से लिखेंगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब सेल्स को भी हम तरीके से निकाल सकते हैं कि कितनी सेल, टोटल कितनी सेल हुई। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इसको लिखना पड़ेगा कितनी टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई इनटू में प्राइस, उसका प्राइस। तो ये उसकी आपकी टोटल सेल का अमाउंट आ जाएगा। देखो जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस से, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी कि कितने की सेल हुई। ठीक है, प्लस में आपका ये जो चीज है वो सेम आ जाएगा यहाँ पे, प्लस चेंज इन स्टॉक। यानी कि ये आप क्या निकाला हमने, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला है। निकालना क्या है हमें, वैल्यू एडिशन निकालना है। तो वैल्यू एडिशन क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल के बताया आपको कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है बेटा, सेल्स प्लस में अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक का मतलब क्या है, जो चीज रह गई है, सेल नहीं हुई, तो वो हम कैसे निकालेंगे, कितने पे स्टॉक क्लोज हुआ कितने पे ओपन, तो उसका डिफरेंस यानी कि चेंज इन स्टॉक, वो हमें ऐड करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो अब देखिए आपका इसके अंदर यही बताया है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम जब देखते हैं तो दो चीजें इसके अंदर आती हैं। व्हेन द एंटायर आउटपुट इज सोल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर देन द वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स। अब यहाँ पर क्या है, व्हेन द एंटायर आउटपुट इज नॉट सोल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनसोल्ड स्टॉक। यानी कि सीधी सी बात है कि जब भी हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे तो सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक को हम क्या लिख सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और सेल्स को हम कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी इनटू प्राइस। बस सिंपल सा फार्मूला है, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अब देखिए ये सिंपल वही चीज बताई है कि एक्सपोर्ट्स को हम सेपरेटली इंक्लूड नहीं करेंगे। जब आपको मान लीजिए जैसे यहाँ सेल्स दिया हुआ है और एक्सपोर्ट दिया हुआ है, तो यहाँ डोमेस्टिक वर्ड नहीं है, इसलिए सेल आपको 2000 ही लेनी है। इसमें हम क्या यूज नहीं करेंगे, हम इसमें एक्सपोर्ट ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है ना आपकी। अब यहाँ देखिए डोमेस्टिक सेल है, आपने सेल किया वो किसको किया है, डोमेस्टिक के अंदर किया है, तो यहाँ आपको एक्सपोर्ट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमें तभी ऐड करना है जब हमें डोमेस्टिक वर्ड दिया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब ऐसा आप एक बात देखिए कि जितनी भी कंट्री में प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, तो क्या हम अब हर इंडिविजुअल फर्म की प्रोडक्शन को सम करें तभी हमें जीडीपी मिलेगी, तो क्या ऐसा पॉसिबल है। तो हम इससे बढ़िया क्या है कि हम जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट है उनकी नेचर, उनके टाइप के हिसाब से उनको उनकी कैटेगरी बना देते हैं। एक कैटेगरी में सारी प्रोडक्शन यूनिट्स कौन कौन सी आएंगी, दूसरी कैटेगरी में सारी प्रोडक्शन यूनिट कौन कौन सी आएंगी, तीसरी कैटेगरी में सारी प्रोडक्शन यूनिट कौन कौन सी आएंगी। तो आपके इसमें 3 सेक्टर बना दिए इकोनॉमी में। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है आपका सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है आपका टर्शरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा, इसमें वो फर्म्स आएंगी जो आपकी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती हैं, उसको यूज करते हैं। नेचुरल जो रिसोर्सेज है आपके उसको धीरे धीरे खत्म कर रही है। जैसे उसमें आपका फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री यानी कि जंगल से जब लकड़ियां कटती हैं तो वो जो काम कर रही है प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है, वो किसमें आएगा, आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर। फार्मिंग कर रहे हैं जो लोग, एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं फार्मिंग, तो वो माइनिंग हो गया आपका, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये सब चीजें किसमें आ रही है, आपकी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ रही है। तो इसके अंदर देखिए इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन यूनिट्स एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ ये बात आपने, जो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे आपके लैंड है, वाटर है, सब सोयल है, इन सबको यूज करते हैं, इन सबको एक्सप्लॉइट करते हैं धीरे धीरे, तो वो आपके प्राइमरी सेक्टर के अंदर है। दूसरा है आपका सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का हम इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इसमें एक प्रोडक्शन फर्म क्या करती है, एक गुड को दूसरे गुड में कन्वर्ट करती है, यानी कि रॉ मटेरियल से फाइनल गुड बनाएगी। वो कुछ भी गुड हो सकता है, वो अपनी प्रोडक्शन यूनिट, हर प्रोडक्शन यूनिट अपना अलग गुड बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक गुड किस में कन्वर्ट होता है, दूसरे गुड में कन्वर्ट होता है, तो वो प्रोडक्शन यूनिट किस में आ जाएंगी, सेकेंडरी यूनिट में आती है। अब इसके बाद टर्शरी सेक्टर आता है। टर्शरी सेक्टर सर्विसेज से रिलेटेड होता है, इसमें वो प्रोडक्शन यूनिट्स आएंगे जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो सर्विसेज प्रोड्यूस करने में एंगेज होती है। तो इसके अंदर आपकी जैसे सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है आपका, जैसे देखिए एजुकेशन है, फिनांस है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, सभी सर्विसेज है। तो ये हमारे टर्शरी सेक्टर के अंदर आए। तो अब हमें क्या करना है, देखिए अब आपको पता चल गया कि 3 सेक्टर होते हैं। अब हमें नेशनल इनकम को काउंट करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए नेशनल इनकम काउंट हम, अब आपने नेशनल इनकम को काउंट कैसे करना है, देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे ग्रोस वैल्यू एडिशन, किसका, प्राइमरी सेक्टर का, ठीक है जी।
इसको अंदर हम एडिशन कर देंगे, इसका ग्रोस वैल्यू एडिशन, इसका जी सेकेंडरी सेक्टर का। उसके बाद यहाँ हमने क्या किया, अगला ग्रोस वैल्यू एडिशन हमने किसका कर दिया, टर्चरी सेक्टर का। तीनों सेक्टरों की जो ग्रोस वैल्यू एडिशन उसको मिला दिया। देखिए अब प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारी प्रोडक्शन यूनिट आ रही है और उसको हमने अलग अलग नहीं किया। प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या आ गई, ग्रोस वैल्यू एडिशन ले लिया हमने। यहाँ जितनी भी फर्म्स आ रही हैं इसके अंदर वो सारी की सारी उनकी जो भी उन्होंने वैल्यू एडिशन किया था सबको जोड़ दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, ग्रोस वैल्यू एडिशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर आ गया। इसी तरह से जब सेकेंडरी सेक्टर है उसकी भी ग्रोस वैल्यू एडिशन कर दिया और फिर टर्चरी सेक्टर का भी ग्रोस वैल्यू एडिशन कर दिया। इन तीनों को जब हमने मिला दिया, ठीक है, तो हमने क्या करना है, तीनों को हमने मिलाया तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिल गया बेटा जीडीपी एट द रेट मार्केट प्राइस। तो हमने तीनों सेक्टर्स की ग्रोस वैल्यू एडिशन को मिला दिया तो हमें क्या मिला, जीडीपी एमपी। क्योंकि हमने अभी पढ़ा ही था पीछे कि जीडीपी एमपी क्या होता है, इज द समेशन ऑफ जीवीए, यानी सभी सेक्टर्स का ग्रोस वैल्यू एडिशन का समेशन, सब जब उनको जोड़ देंगे हम तभी हमें क्या मिल जाएगा, जीडीपी मिल जाएगा। ठीक है, अब इस जीडीपी एमपी मिला है हमें चाहिए क्या, हमें तो नेशनल इनकम निकालनी है। तो नेशनल इनकम क्या होती है आपकी, सबसे पहले देखिए नेशनल इनकम होती है आपकी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द रेट फैक्टर कॉस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। ठीक है, अब ये हमें निकालनी है, किससे निकालनी है, जीडीपी एमपी से निकालनी है। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा ही था कि अब जी से हमें पहले किस में जाना है, देखिए ये जी से हमें एन पे जाना है और इस डी से हमें एन पे जाना है और इस एमपी से हमें किस में जाना है, एफसी में जाना है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका जीडीपी एमपी आया है उसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। ठीक है, इससे हमें नेट मिल जाएगा। और बी, ये जो डी है डोमेस्टिक से हमें नेशनल पे जाना है तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हम एडिशन करते हैं। अब मार्केट प्राइस से मुझे किस में जाना है, फैक्टर कॉस्ट में जाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द रेट फैक्टर कॉस्ट। और यही आपकी क्या है, नेशनल इनकम है। तो यही आपका वैल्यू एडिशन मेथड है। तो वैल्यू एडिशन मेथड में हमें क्या करना है, सेक्टर वाइज सबकी ग्रोस वैल्यू एडिशन निकाल लेना है। एक सेक्टर में जितनी फर्म्स हैं उन सबका हमने ग्रोस वैल्यू एडिशन किया, दूसरे सेक्टर में जितने भी फर्म्स हैं उन सबका भी ग्रोस वैल्यू एडिशन किया, तीसरे सेक्टर में जितने भी फर्म्स हैं उन सबका ग्रोस वैल्यू एडिशन किया और सबको हमने जोड़ दिया। सबका सम करने के बाद हमें क्या मिला, जीडीपी मिला एट द रेट मार्केट प्राइस। अब जीडीपी से हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। वो आपको पता ही है, उसके लिए हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देंगे और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे। ये हमने कल वाले लेक्चर में किया था और इसके हमने न्यूमेरिकल्स भी किए कि हम कैसे जीडीपी से एनएनपीएफसी निकालते, तो वैसा ही हमने आज किया। तो सिर्फ आपने किसको देखना है, जी से एन पे जाना है, डी से एन पे जाना है, एमपी से एफसी पे जाना है। तो इसके लिए आपको पता ही है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, वैल्यू एडेड मेथड। तो इसके अंदर बेटा कुछ चीजें हैं, प्रिकॉशंस रखनी होती है कि कौन कौन सी चीजें जब हम वैल्यू एडिशन काउंट करते हैं नेशनल इनकम को वैल्यू एडिशन मेथड से, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हमें इंक्लूड करना चाहिए और किस किस को हमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो ये पेपर में भी कई बार पूछ लेते हैं। तो अभी आप देखते हैं, सबसे पहले हमने एक बात देखा है, पहला पॉइंट कि इंटरमीडिएट गुड्स को तो हम कभी भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इससे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम कैसे आएगी, देखिए अभी आपको दिखाते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये आपका है फार्मर, ये है आपका क्या है, मिलर, और ये है आपका बेकर, तीन बंदे। अब इन्होंने, फार्मर ने व्हीट प्रोड्यूस किया जी, ठीक है, इसके लिए तो फाइनल गुड ही है ये व्हीट। मिलर के लिए क्या है फाइनल गुड, फ्लर। बेकर के लिए क्या है फाइनल गुड, ब्रेड। अब तीनों ही इस हिसाब से तो कितनी आउटपुट होगी, इसने 500 रुपए में बेचा, इसने 700 रुपए में बेचा, इसने 1000 रुपए में बेचा, तो टोटल कितनी वैल्यू एडिशन होगी, वैल्यू एडिशन जितनी टोटल वैल्यू कितनी होगी आउटपुट की, ये तो 2200 रुपए आ गई। एक्चुअल में 2200 रुपए है नहीं, क्योंकि इस 700 रुपए के अंदर पहले से ही 500 रुपए इंक्लूडेड है। अब इस 1000 रुपए की जो कॉस्ट आई है ब्रेड की, इसके अंदर पहले से ये 700 रुपए इंक्लूडेड है। तो हमें क्या निकालना है, या तो आप क्या करो,
इस डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए दो चीजें होती हैं, या तो हम इसके लिए आप फाइनल आउटपुट मेथड यूज करो, यानी कि जो ये वैल्यू है ये ब्रेड की सिर्फ इसी को ही नेशनल इनकम में इंक्लूड करो 1000 रुपये, या फिर हम क्या करेंगे जो वैल्यू एडिशन है, फार्मर ने कितना वैल्यू एडिशन किया 0, उसका तो उसने तो स्टार्टिंग ही किया था। मिलर ने कितना वैल्यू एडिशन किया 500 रुपए का, ठीक है, सॉरी 200 रुपए का, 500 रुपए का तो उसने वीट लिया, 200 रुपए का उसने वैल्यूडेशन किया, तभी 700 रुपए का आटा बना। उसके बाद बेकर ने क्या किया, उसने 300 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, ठीक है, ब्रेड बनाने के लिए। तो अब इस वैल्यू एडिशन को जोड़ना है, ठीक है, अब वैल्यू एडिशन को जोड़ेंगे हम तो अब आपका इसका कितना हो गया, ये 500, ये 200 और ये 300, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा आपका 1000, तो 1000 ये आपकी वैल्यू फाइनल गुड। तो या तो आप फाइनल गुड को यूज कर लो जो वैल्यू है फाइनल आउटपुट मेथड से, या फिर आप कौन सा यूज करो, वैल्यू एडेड मेथड यूज करो। तो दोनों में से कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं। देखिए डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए या तो हम फाइनल आउटपुट मेथड यूज करेंगे या फिर हम वैल्यू एडेड मेथड को यूज करें, दोनों में से कोई भी यूज करो, लेकिन हमें इंटरमीडिएट गुड्स को यूज नहीं करना, ठीक है। तो अब देखिए दूसरी बात है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेकंड हैंड गुड्स जो होते हैं तो क्या उनकी सेल और परचेज इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में? नहीं, क्योंकि वो जब पहली बार बने थे, जब पहली बार प्रोड्यूस हुए थे तो वो पहले अपने आप इंक्लूड हो चुके हैं, वो तो दोबारा उनको इंक्लूड नहीं करना है। तो आपको ये याद रखना है कि सेकंड हैंड गुड्स को कभी भी उनकी सेल एंड परचेज को इंक्लूड नहीं करना है नेशनल इनकम को काउंट करते हुए, ठीक है। उसके बाद देखिए दो चीजें आती हैं कि सेल्फ कंजम्पशन, हम कुछ चीजें सेल्फ कंज्यूम करते हैं, मतलब हम अपने लिए बनाते हैं कुछ चीज, ठीक है, तो वो हमने ही कंज्यूम कर ली, तो क्या उसकी चीजें हम इंक्लूड करेंगे? तो उसमें दो चीजें आती हैं, एक गुड्स और एक सर्विसेज। तो सर्विसेज को आप काउंट नहीं करेंगे, जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए हमारे पास प्रोडक्शन होती है उसको हम सेल्फ कंज्यूम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में अब हमारे जो लेडीज हैं, मदर हैं या वाइफ हैं, वो क्या करती हैं, वो जो भी काम करती हैं, क्या वो नेशनल इनकम के अंदर काउंट होता है? नहीं होता उनका। तो जो वो सर्विसेज उनकी है वो, क्योंकि उनकी क्या है, वो नॉन मॉनेटरी है, वो मार्केट के अंदर उनकी वैल्यू है ही नहीं, तो वो काउंट ही नहीं होगा आपका, ठीक है। तो जो डोमेस्टिक सर्विसेज हैं, हाउस वाइफ की, किचन गार्डनिंग, ये सभी इंक्लूड नहीं होंगी नेशनल। हाँ, लेकिन जो आप मेड लगाते हो घर में, तो मेड को आप पे कर रहे हो, तो वो उसकी फैक्टर इनकम है, वो इंक्लूड होगी, ठीक है। ड्राइवर्स है, मान लीजिए ड्राइवर्स को आप पे कर रहे हो फैक्टर इनकम, तो वो भी इंक्लूड होगी। प्राइवेट ट्यूटर, आपने कोई ट्यूशन लगाई है अपने बच्चे की, तो उसको भी आप पे कर रहे हो, तो वो भी आपकी इंक्लूड होगी। लेकिन जो सेल्फ कंज्यूम कर रहे हो उनकी प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज वो इंक्लूड नहीं हो, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो है वो इंक्लूड होंगे। अब गुड्स क्या है, मान लीजिए आपने अपने ही हाउस को यूज कर लिया है, आपने कोई ऑफिस खोला है, अपने ही हाउस में खोल लिया, ठीक है, तो आप अपने ही सेल्फ कंज्यूम कर रहे हो उसको, ठीक है, बट उसकी जो रेंट आपको नहीं देना पड़ रहा, बट वो हमें यूज होगा, उसकी इंपोर्टेड वैल्यू जो है रेंट की वो यूज होगा। जो मार्केट में जितना भी रेंट बनता है उसके उतना ही उसकी जो इंपोर्टेड वैल्यू है वो उसके अंदर इंक्लूड होगा। अब दूसरा क्या है जी, जब आप स्टॉक ऑफ गुड्स को चेंज करते हो, उसको और एडिशन करते हो, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन करते हो, तो वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, तो इन्वेस्टमेंट आपकी नेशनल इनकम में काउंट होगी, ठीक है। अब दूसरा क्या है, शेयर्स और बॉन्ड्स जो है सेल एंड परचेज, उसकी वो इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन उसके ऊपर जो कमीशन होगा, कमीशन जो होगा ब्रोकर का, वो इंक्लूड होगा। ऐसे ही जो सेकंड हैंड गुड्स थे उसकी सेल एंड परचेज तो इंक्लूड नहीं होगी नेशनल इनकम में, लेकिन जो ब्रोकरेज यानी कि ब्रोकर का जो कमीशन होता है वो एक प्रोडक्टिव सर्विस है, इसलिए वो इंक्लूड होगा नेशनल। तो ये आपका बेटा वैल्यू एडिशन मेथड था, जिसके अंदर आपको जो मेन चीज पढ़नी है वो क्या करना है कि स्टेप्स देखने हैं। तो ये जो आपको मैंने इस स्लाइड से आपको समझ में आएगा कि कैसे हमने वैल्यू एडिशन मेथड से नेशनल इनकम को काउंट किया। तो अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स हम करते हैं कि वैल्यू एडिशन मेथड में न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे आते हैं और उसका हम कैसे कैसे जवाब देंगे। देखिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ हमें निकालना क्या, देखिए यहाँ आपको दो फर्म दी हुई है, फर्म ए और फर्म बी, इन दोनों फर्म्स की वैल्यू एडिशन निकालनी है कि कितना कितना वैल्यू एडिशन इन फर्म्स ने किया है। तो हमें पता ही है कि यहाँ हमें जीवीए पूछ रहा है फर्म ए का, तो जीवीए फर्म बी का अलग अलग पूछ रहा है, उनका एडिशन नहीं कर रहा। तो देखिए अब हम निकालते हैं फर्स्ट फर्म का, जीवीए फर्स्ट फर्म का हम निकाल रहे हैं। तो उसके लिए हमें पता ही है कि क्या होगा, हमें जीवीए निकालना है, तो सेल्स
प्लस चेंज इन स्टॉक, ये आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ठीक है, माइनस हम क्या करेंगे यहाँ बेटा, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, वो हम इसके अंदर माइनस करें, यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन जितना उसने परचेज किया। तो सेल्स देखिए, सेल्स हमें, मैंने आपको बताया था कि जब भी सेल्स का वर्ड है तो ये कितनी सेल हुई है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में ही सेल हुई है या बाहर भी हुई है, तो उसके लिए डोमेस्टिक वर्ड देखना। तो यहाँ देखिए डोमेस्टिक वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्सपोर्ट भी जुड़ेगा इस सेल के अंदर। तो 4000 तो इसकी सेल थी, ठीक है, प्लस आपका 1000 इसमें एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब चेंज इन स्टॉक देखिए इसमें कितना दिया हुआ है, परचेज बाय फर्म, इसमें चेंज इन स्टॉक दिया ही नहीं, तो जहां हम 0 ले लेंगे इसको, माइनस कितना उसने परचेज किया है, इंटरमीडिएट गुड कितना देखिए, तो ये है 200 रुपये, कितना रुपए दिया है इसमें, 200 रुपीज, तो ये आपका वैल्यूएशन आ जाएगा इससे 5000 माइनस 200, कितना आ गया बेटा 4800, क्योंकि यहाँ हमें वैल्यू किस में दी हुई है, करोड़ में दी हुई है, तो यहाँ पे भी हम CR में ही आंसर आ जाए 4800 करोड़। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ग्रोस वैल्यू एडिशन फर्स्ट फर्म का आ जाएगा। ऐसे ही आप सेकंड फर्म का भी ग्रोस वैल्यू एडिशन निकाल सकते हैं। देखिए सेकंड का निकालें तो कैसे निकलेगा, ये मैं निकाल देता हूँ कि ग्रोस वैल्यू एडिशन ऑफ सेकंड फर्म का हम निकाल रहे हैं, तो वहां पे भी हमें वही फार्मूला लगाना है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो इसमें 0 दिया हुआ है, फिर माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जो वैल्यू है वो हम इसमें माइनस करते हैं। तो देखिए अब फर्म बी की जो सेल है, अब यहाँ सिर्फ खाली सेल्स वर्ड दिया हुआ है, डोमेस्टिक वर्ड नहीं दिया हुआ, तो इसलिए यहाँ हम एक्सपोर्ट को ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2940 हमें दी हुई है टोटल सेल्स, अब कितना इसने परचेज किया है, 1300 रुपये का परचेज किया, तो यहाँ हमने इसको निकाल लिया। तो देखिए 1640, तो 1640 CR में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें निकालना है। तो आपको एक ही चीज का याद रखना है कि जब भी हम GVA का काउंट करते हैं, तो अगर सेल को देख रहे हैं तो डोमेस्टिक वर्ड दिया हुआ है तो हमें एक्सपोर्ट को ऐड करना है, डोमेस्टिक वर्ड नहीं दिया हुआ तो हमें एक्सपोर्ट ऐड नहीं करना, ठीक है। पेपर में आपको एक्सपोर्ट वर्ड दिया हो सकता है कि दिया हो साथ में, लेकिन डोमेस्टिक वर्ड नहीं दिया हो तो आपको उसमें ऐड नहीं करना एक्सपोर्ट, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें सबसे पहले निकालना है वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी, फिर उसके बाद आपको GDP निकालना है, फिर उसके आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, जितने भी चीजें हमने पढ़ी सारी पूछ ली इस क्वेश्चन में। तो पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पे GVA निकालना है फर्म ए का, ठीक है, फिर हमें GVA निकालना है फर्म बी का, फिर इन दोनों को हमें ऐड करके क्या मिल जाएगा, GDP मिल जाएगा एट द रेट मार्केट प्राइस, यही आपको सेकंड क्वेश्चन है GDP। उसके बाद इसमें से जब हमें निकालना क्या है, NDPFC। तो देखिए G से N में माइनस करने के लिए हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन, और MP से FC में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, थर्ड क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। तो इसको निकाल के देखते हैं। चलिए इसमें हम निकालते हैं GVA फर्स्ट फर्म का, ठीक है। अब फर्स्ट फर्म का GVA हमें निकालना है सेल्स, सेल्स कितनी है फर्म ए की, देखिए ये फर्म ए की सेल है 500, ठीक है। अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि एक्सपोर्ट तो नहीं दिया हुआ कहीं भी, तो इसमें सेल्स दिया हुआ तो एक्सपोर्ट वर्ड आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, प्लस चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक देखते हैं, चेंज इन स्टॉक इसमें दिया हुआ है फर्म का ये वाला 20, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया, सीधा चेंज इन स्टॉक दे दिया। तो चेंज इन स्टॉक कितना आ जाएगा बेटा 20, तो ये आपका हो गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसमें से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन इनकी कितनी इसने परचेज किया है फर्म ए ने, इसने किया 320, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा 520 माइनस 320, तो कितना आ गया आपका ये 200। तो 200 आपकी CR जो है ये किसकी आ गई, आपकी GVA फर्स्ट फर्म की CR। इसी तरह से हम देखिए सेकंड फर्म की GVA भी निकाल लें।
सेकंड फर्म की जीवी देखिए, इसकी सेल्स कितनी है, सेल्स 100 दी हुई है। अब इसमें ये देखिए, इसने 100 तो सेल किया है जनरल गवर्नमेंट को बी फर्म ने, और दूसरा इसने हाउस होल्ड को भी कुछ सेल किया है 350, तो टोटल इसकी सेल कितनी होगी 100 प्लस 350, ये टोटल सेल्स है। अब इसका चेंज इन स्टॉक कितना है, देखिए चेंज इन स्टॉक में इसने नहीं दिया, लेकिन इसने क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दे दिया, तो हमें पता ही है चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, तो कैसे निकलेगा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कितना है इसका 40, ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक कितना है 30, तो ये चेंज इन स्टॉक निकल गया। अब माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि इसने कितना परचेज किया, परचेज देखिए कहाँ है इसका, ये देखिए यहाँ पर परचेज वर्ड नहीं यूज किया, यहाँ इसने क्या किया कि ए फर्म ने बी को कितना सेल किया, तो बी के लिए तो वो क्या है रॉ मटेरियल ही है, तो बी ने तो परचेज ही किया है, तो ये कितना परचेज किया है बी ने 200, देखिए कितना आ गया आपका 450 प्लस 10 माइनस 200, तो कितना हो गया आपका ये 460 माइनस 200 यानी कि 260 CR, ये आपका क्या आ गया जीवी ऑफ फॉर्म 2। अब देखिए इसके बाद हम सेकंड पार्ट आपका निकालते हैं, तो फर्स्ट हमारा आंसर आया, तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, उसका क्या आया जीवी आया बेटा फॉर्म ए का कितना था 200 करो 200 CR। अब जीवी फॉर्म बी का क्या आया 260 CR आया, ठीक है। अब हमें सेकंड नंबर पे क्या निकालना है, हमें निकालना है जीडीपी, तो वो क्या होगा वो सम होगा किसका जीवीए का, तो दोनों फर्म का हम सम कर देंगे, तो क्या आएगा जीवीए ऑफ फर्म ए प्लस जीवीए ऑफ फर्म बी, तो ये कितना आ जाएगा 200 प्लस 260, कितना हो गया टोटल बेटा 460 CR। अब थर्ड नंबर पे हमें क्या निकालना है, देखिए थर्ड नंबर में हमें निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पे नेशनल इनकम नहीं निकालनी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट नहीं निकालना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, तो देखिए कुछ भी निकालना हो लिख देना बस, यहाँ पे एनडीपी निकालना है एट द रेट फैक्टर कॉस्ट, तो ये है ना, हाँ। अब देखिए तो एनडीपी निकालना है, तो ये क्या है आपका 460 जीडीपी, तो जी से एन में जाना है, और ये आपका एमपी, एमपी से एफसी में जाना, तो यानी कि इसमें हम क्या माइनस करेंगे, इसमें हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे हम माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो यानी कि सीधी सी बात है कि कैसे आएगा 460 में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो डेप्रिसिएशन देखिए कितना दिया हुआ है इसमें, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जो दूसरा नाम होता है डेप्रिसिएशन का, वो 120 दिया हुआ है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज तो दी नहीं हुई है, टैक्सेस दिया हुआ है 75, देखिए 460 में से हमें क्या माइनस करना है बेटा डेप्रिसिएशन माइनस करना है, वो 120 माइनस होगा, उसके बाद आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसमें सब्सिडी दी नहीं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे 75, तो ये आ जाएगा आपका 460 माइनस 120 माइनस 75 दैट इज 265, या ये हमारा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। तो बच्चों ऐसे आपने देखा कि आज हमने वैल्यू एडेड मेथड कंप्लीट किया है, जिससे हमने नेशनल इनकम को काउंट किया है, तो ये आज हमने पूरा डिटेल में देखा है, इसके न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, इसको बार बार देखिए, ठीक है, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो वैल्यू एडेड मेथड के जितने भी आपकी बुक्स में न्यूमेरिकल्स हैं वो इसको इस लेक्चर को पढ़ के फिर आप उनको सोल्व कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतने करते हैं बेटा, थैंक यू।